वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स एंड उनकी परफॉर्मेंस के बारे में। इस लेक्चर को पढ़ने के बाद यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द एफसीएफएस एल्गोरिथम एंड इट्स परफॉर्मेंस, एंड देन यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द एसडीएफ एल्गोरिथम और उसकी परफॉर्मेंस। अगर मैं यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। एंड साथ ही साथ इसमें से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी रहते हैं जो इनकी थ्योरी पे बेस्ड है। एंड लिंकिंग विद द अदर टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये टॉपिक्स जो है सारे स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के आपस में लिंक्ड है, क्योंकि एफसीएफएस के कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो एसडीएफ एल्गोरिथम ओवरकम करता है। एंड हम पढ़ेंगे कुछ एसडीएफ के ड्रॉबैक्स जो आगे की एल्गोरिथम जो और टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे वो ओवरकम करेंगे। और अगर आप ये सारी एल्गोरिथम्स पढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू रियलाइज़ कि अगर इतने सारे प्रोसेसेस मेन मेमोरी में एक साथ रहते हैं तो कैसे स्केड्यूलर उनको सीपीयू एलोकेट करता है। तो आइए देखते हैं इन सारे टॉपिक्स को। एल्गोरिथम, तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहली सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एंड इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे एफसीएफएस। तो नाम से ही बहुत क्लियर है इसमें क्या होगा, जो जॉब या जो प्रोसेस मेमोरी में पहले आएगा उसको हम सीपीयू पहले देंगे। तो दैट इज बाय फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व। जैसे अगर आप क्यू में खड़े होते हो तो जो क्यू में आगे खड़ा होता है उसको पहले सर्विसेज मिलती है, तो उसी तरीके से अगर कोई जॉब पहले आया है मेन मेमोरी में तो हम उसको सीपीयू पहले देंगे। तो जैसी कोई भी एल्गोरिथम मैं डिस्क्राइब करूंगी, सबसे पहले उसका क्राइटेरिया लिखूंगी और उसका टाइप लिखूंगी। क्राइटेरिया में मैं ये बताऊंगी कि किस अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जॉब्स को शेड्यूल कर रहा है, और टाइप कि वो एल्गोरिथम प्रिमिटिव वर्जन है या नॉन प्रिमिटिव वर्जन, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो पहले इसका देखते हैं व्हाट इज द क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया से मेरा मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर किस अकॉर्डिंग शेड्यूल कर रहा है सारी जॉब्स को। तो किस अकॉर्डिंग कर रहा है, वो इस अकॉर्डिंग कर रहा है कि कौन सी जॉब पहले आई। तो जॉब किस टाइम पे आई वो किससे पता चलता है, अराइवल टाइम से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्राइटेरिया है अराइवल टाइम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे AT। तो यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्राइटेरिया क्या है, अराइवल टाइम, क्योंकि अराइवल टाइम जिसका कम होगा वो वाली जॉब पहले स्केड्यूल होगी। और अगर हम इसकी टाइप की बात करें तो ये स्केड्यूलिंग जो है आपकी नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है। एफसीएफएस आपकी नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है। मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी, नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब ये होता है कि अगर किसी प्रोसेस के पास सीपीयू है तो हम उससे सीपीयू नहीं ले सकते। और एफसीएफएस भी यही कहता है कि जो जॉब पहले आई उसको हम सीपीयू दे देंगे, और जितनी देर वो चलना चाहती है उतनी देर के लिए उसको हम सीपीयू देंगे। जैसे अगर जॉब 1 जो है वो पहले आई है और उसको 10 मिलीसेकंड के लिए सीपीयू चाहिए, तो 10 मिलीसेकंड तक हम उससे सीपीयू वापस नहीं लेंगे। इन बिटवीन कोई चाहे कितनी भी जॉब्स आ जाए, कितनी भी हायर प्रायोरिटी की जॉब्स आए या कैसी भी जॉब्स आए, अगर किसी प्रोसेस को सीपीयू मिला हुआ है ऑलरेडी तो हम उस प्रोसेस या उस जॉब से सीपीयू नहीं लेंगे। तभी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है आपका नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन है। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कैसे जॉब्स को शेड्यूल करता है उसके लिए हम सबसे पहले एक न्यूमेरिकल देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो आई विल राइट वन न्यूमेरिकल। आपकी मेन में इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये बोला है कि आपकी मेन मेमोरी में 5 जॉब्स आई है P1 टू P5, और उनके कुछ अराइवल टाइम है और कुछ बर्स्ट टाइम। तो अराइवल टाइम मीन्स वो मेन मेमोरी में किस वक्त पे आई है, और बर्स्ट टाइम मीन्स उनको सीपीयू कितनी देर के लिए चाहिए। तो एक बार इसका टेबल बनाते हैं पहले। तो प्रोसेसेस है हमारे पास, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है या आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड होगी ये इन्फॉर्मेशन। अब आपको इन जॉब्स को शेड्यूल करना है अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम। तो इस न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें 5 प्रोसेसेस है, P1 से लेके P5 तक 5 प्रोसेसेस है और उनके कुछ अराइवल टाइम है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं P1 जो है 0 है उसका अराइवल टाइम, इसका मतलब वो 0 मिलीसेकेंड पे मेन मेमोरी में आया। अगर P2 की बात करें, P2 का अराइवल टाइम है 1 मिलीसेकेंड, दैट मीन्स वो 1 मिलीसेकेंड के बाद आया है। P3 की बात करें वो 2 मिलीसेकेंड के बाद आया है। ऐसे अगर P5 की बात करें तो वो 4 मिलीसेकेंड के बाद आया है।
और बर्स्ट टाइम क्या बताती है कि P1 को CPU चाहिए 4 मिलीसेकंड के लिए और P2 को CPU चाहिए 3 मिलीसेकंड के लिए एंड सो ऑन। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन होगी। अब जब हम इसको FCFS के अकॉर्डिंग शेड्यूल करेंगे तो FCFS ये कहता है कि जो सी जॉब पहले आई है उसको हमें CPU पहले देना है। तो कौन सी जॉब सबसे पहले आई है? सबसे पहले आई है जॉब P1, क्योंकि P1 का अराइवल टाइम है 0, तो दैट मीन सबसे पहले आई है P1, तो सबसे पहले CPU हम देंगे P1 को। P1 जब अपना काम खत्म कर लेगी उसके बाद हम देंगे CPU P2 को। क्यों? क्योंकि P1 के बाद नेक्स्ट जॉब आई है P2। P2 के बाद हम देंगे P3 को, फिर P4 को और फिर P5 को। तो ऐसी जोन सी जॉब मेन मेमोरी में पहले आई है उसको हमें CPU पहले देना है। तो इस चीज को डिपिक्ट करने के लिए हम बनाएंगे एक गैंट चार्ट। गैंट चार्ट कुछ नहीं है, गैंट चार्ट सिंपल एक प्रोसेस चार्ट है कि किस टाइम पे कौन सी प्रोसेस सीपीयू में रन कर रही है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे इसका गैंट चार्ट। तो गैंट चार्ट क्या बताएगा कि कौन सी प्रोसेस रन कर रहा है ऑन सीपीयू एट व्हाट टाइम। तो इट विल शो विच प्रोसेस runs at the CPU at what time। सिंपल गैंट चार्ट आपको ये बताएगा कि 0 मिलीसेकंड पे कौन सी प्रोसेस रन कर रही है, 1 मिलीसेकंड पे कौन सी प्रोसेस रन कर रही है, या 10 मिलीसेकंड अगर इस टाइम पे टाइम हो रहा है तो कौन सा प्रोसेस रन कर रही है। तो इसको बनाते हैं गैंट चार्ट को। अब जो ये गैंट चार्ट हम बना रहे हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम। तो सबसे पहले गैंट चार्ट में टाइम हुआ है 0 मिलीसेकंड। तो 0 मिलीसेकंड पे अगर आप देखें 0 मिलीसेकंड पे कौन सा प्रोसेस है मेन मेमोरी में, 0 मिलीसेकंड पे है P1 प्रोसेस। तो सबसे पहले हम चलाएंगे P1 को। अब P1 अगर 0 मिलीसेकंड से शुरू हुआ है तो उसको CPU चाहिए कितने मिलीसेकंड के लिए? अगर आप यहाँ पे देखेंगे उसको CPU चाहिए 4 मिलीसेकंड के लिए। तो 0 से अगर 4 मिलीसेकंड तक CPU उसके पास रहेगा तो दैट मीन्स P1 चलेगा फ्रॉम 0 to 4। क्यों? क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम है 4 मिलीसेकंड। तो दैट मीन्स अगर वो 0 पे शुरू हुआ है तो 4 मिलीसेकंड तक CPU P1 के पास ही रहेगा। तो वो चल रहा है गैंट चार्ट में, आप देख सकते हैं 0 से लेके 4 मिलीसेकंड के लिए। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो अराइव हुई है, क्योंकि फर्स्ट कम सर्व फर्स्ट सर्व बेसिस ये होता है कि जोन सी प्रोसेस आया है उसको ही हमें एलोकेट करना है। तो P1 के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आया है P2। तो P1 के बाद कौन सा प्रोसेस चलेगा? P2। तो हम चलाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस P2। अब P2 को अगर आप देखें CPU चाहिए P2 को 3 मिलीसेकंड के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप P2 को CPU चाहिए फॉर 3 मिलीसेकंड। तो अगर उसको CPU हमने दिया है 4 मिलीसेकंड के लिए, 4 मिलीसेकंड टाइम पर, और उसको 3 तक के लिए चाहिए तो वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा? ऑब्वियसली बात है 4 से 3 मिलीसेकंड चलेगा, तो दैट मीन्स 7 मिलीसेकंड तक। P2 अगर आप देखें गैंट चार्ट में तो P2 चल रहा है 4 से लेके 7 तक। क्यों वो 4 से 7 तक चल रहा है? क्योंकि 4 पे उसको CPU मिला है और उसको चाहिए 3 मिलीसेकंड के लिए। तो 4 + 3 दैट मीन्स वो 7 मिलीसेकंड तक चलेगा। अब P2 के बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो आया है दैट इज P3। तो अब हम एलोकेट करेंगे CPU टू P3। नेक्स्ट प्रोसेस आया P3। अब अगर P3 के लिए देखें, P3 का बर्स्ट टाइम है 1, तो दैट मीन्स उसे CPU चाहिए 1 मिलीसेकंड के लिए। उसको हमने CPU देना शुरू किया 7 पे, उसको 1 के लिए चाहिए, तो दैट मीन्स वो कब से कब तक चलेगा? 7 से 8 तक चलेगा। क्यों? 7 पे हमने उसे दिया है और उसे 1 तक के लिए चाहिए, तो दैट मीन्स 8 मिलीसेकंड। ऐसे ही ये न्यूमेरिकल हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस अगर हम देखें P3 के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आया है P4। अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग देखना हमें। तो P3 के बाद नेक्स्ट अराइवल टाइम है P4 का। तो P3 के बाद चलेगा P4 और P4 को हमने देना शुरू किया है 8 मिलीसेकंड पे और उसको चाहिए CPU 2 मिलीसेकंड के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं P4 को चाहिए फॉर 2 मिलीसेकंड। तो 8 + 2 दैट मीन्स वो चलेगा 8 से लेके 10 मिलीसेकंड के लिए। अब P4 के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आया P5
और P5 के लिए अगर हम देखें उसका बर्स्ट टाइम है 5, तो उसमें 10 से शुरू किया था, तो 10 + 5 दैट मीन्स 15 मिली सेकेंड। अब ये 15 मिली सेकेंड वापस से एक बार देख लेते हैं। 15 मिली सेकेंड हमने क्यों लिखा है, क्योंकि P5 का आप देखें तो P5 को हमने CPU देना शुरू किया 10 पे, और P5 को बर्स्ट टाइम जो है दैट इज 5 मिली सेकेंड। दैट मीन CPU से चाहिए 5 मिली सेकेंड के लिए, हमने 10 से देना शुरू किया है, 5 तक उससे और चाहिए, तो 10 + 5 दैट मीन्स 15 मिली सेकेंड। अब अगर आपको ये देखना है कि आपने गैंट चार्ट सही बनाया है या नहीं, तो उसके लिए आप क्या करें, बर्स्ट टाइम का सम ले लें। दिस प्रोसेस इज जस्ट टू वेरीफाई कि आपने जो गैंट चार्ट बनाया है वो सही है या नहीं। तो आप क्या करें, बर्स्ट टाइम का सम ले लीजिए। अगर हम बर्स्ट टाइम का सम करें, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8 + 2 10 एंड 10 + 5 इज 15। तो अगर आप सारे बर्स्ट टाइम का यहाँ पे सम करते हैं, 4 + 3 + 1 + 2 एंड 5, तो आपका सम आता है 15। और अगर यहाँ पे भी देखिए गैंट चार्ट में लास्ट वैल्यू जो है दैट इज 15। अगर ये दोनों वैल्यू मैच नहीं होती, इसका मतलब आपने गैंट चार्ट में कुछ मिस्टेक की है। तो इससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका गैंट चार्ट ठीक है या नहीं। बट नाउ कोई भी एल्गोरिथम करने का हमारा बेसिक एम क्या था, हमने पिछले लेक्चर में बात की है कि बेसिक एम है हमें निकालना है टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। टर्न अराउंड टाइम मीन्स कितनी देर प्रोसेस CPU पे है या कितनी देर ले रहा है फॉर एग्जीक्यूशन, और वेटिंग टाइम क्या होता है कि कितनी देर वो वेट कर रहा है इन दी रेडी क्यू या रेडी स्टेट। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम यहीं पे लिखते हैं, ये बहुत ही आसान मेथड है। इसी तरीके से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो कभी भी टर्न अराउंड टाइम या वेटिंग टाइम निकालने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो बर्स्ट टाइम के बाद सबसे पहले हम निकालेंगे CT। CT हमने पहली बात कर चुके हैं, CT क्या है, कंप्लीशन टाइम। किस टाइम पे प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, दैट इज योर कंप्लीशन टाइम। बहुत सिंपल है, गैंट चार्ट को देखें एंड आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि कंप्लीशन टाइम क्या है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले कंप्लीशन टाइम P1 का, तो P1 के लिए आप देख सकते हैं P1 कब कंप्लीट हो रहा है, P1 गैंट चार्ट में देखेंगे कंप्लीट हो रहा है 4 मिली सेकेंड पे। सिंपल है, तो हम कंप्लीशन टाइम लिख देंगे P1 का है 4 मिली सेकेंड। ऐसे अगर मैं बात करूं P2 की, P2 का अगर आप गैंट चार्ट में कंप्लीशन टाइम देखें वो क्या है, 7 मिली सेकेंड। तो आप लिख दोगे P2 का कंप्लीशन टाइम है 7 मिली सेकेंड। ऐसे अगर मैं बात करूं P3 की, P3 का गैंट चार्ट में आप देख सकते हैं कंप्लीशन टाइम क्या है, 8 मिली सेकेंड। P4 का कंप्लीशन टाइम देखें, P4 लास्ट जहां पे कंप्लीट हुआ है दैट इज 10 मिली सेकेंड। और ऐसे P5 का कंप्लीशन टाइम देखें तो वो है 15 मिली सेकेंड। तो सिंपल है। नेक्स्ट हमें बर्स्ट टाइम जब हम लिख चुके हैं उसके बाद हमें लिखना है कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम ये बता रहा है गैंट चार्ट को सिंपली देख के कि आपका प्रोसेस लास्ट कहाँ तक चला था। तो लास्ट अगर आप देखें P4 के लिए अगर मैं वैल्यू वापस से देखूँ तो P4 जो है लास्ट चला है 10 मिली सेकेंड पे। 10 मिली सेकेंड के बाद हमने P4 नहीं लिखा, तो P4 का कंप्लीशन टाइम क्या हो गया, 10 मिली सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे टर्न अराउंड टाइम, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट। टर्न अराउंड टाइम का मैंने लास्ट स्लाइड में लास्ट टॉपिक में आपको फॉर्मूला बताया था। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड में यहीं पे लिख देती हूँ। तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कि एक प्रोसेस को कंप्लीट होने में इतना टाइम लगा लेकिन वो अराइव ही कितनी देर बाद हुआ था। तो दैट इज कि टोटल टाइम उसने स्पेंड किया है इन एग्जीक्यूशन। एक एग्जांपल के थ्रू वापस हम इसे देखेंगे, बट पहले इसको टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टर्न अराउंड टाइम अगर हम बात करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है। टर्न अराउंड टाइम क्या हो गया, कंप्लीशन टाइम माइनस दिस अराइवल टाइम। तो अगर हम देखें P1 प्रोसेस के लिए कंप्लीशन टाइम क्या है 4, अराइवल टाइम क्या है 0, तो 4 - 0 इज 4। नेक्स्ट अगर हम बात करें P2 के लिए, P2 के लिए कंप्लीशन टाइम अगर आप देखें 7 है और अराइवल टाइम है 1, तो 7 - 1 दैट इज 6। अब P3 के लिए बात करें, P3 के लिए कंप्लीशन टाइम है 8 और अराइवल है 2, तो 8 - 2 इज 6। देन अगर P4 के लिए बात करें तो 10 - 3 इज 7, और P5 के लिए बात करें तो 15 - 4 इज 11। टर्न अराउंड टाइम सिंपल है, सिंपल आपको मैथमेटिक्स करना है, जो आपका कंप्लीशन टाइम है उसमें से अराइवल टाइम को सब्ट्रैक्ट करना है और इससे आपका आ जाएगा टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम मैंने ये बोला था कि इतना टाइम जो है एक प्रोसेस लगा रहा है इन एग्जीक्यूशन, चाहे वो वेट कर रहा हो चाहे वो CPU पे हो, बट कितना टाइम वो लगा रहा है इन एग्जीक्यूशन। तो एक वैल्यू के लिए हम इसको वेरीफाई करते हैं, जैसे मैंने लिखा है P2 प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम है 6। हमने टर्न अराउंड टाइम क्यों कहा है, क्योंकि वो कंप्लीट हुआ है 7 पे।
बट वो अराइव ही हुआ था 1 पे, तो एक्चुअल में मेन मेमोरी में वो कितनी दे रहा, 7 माइनस 1, ऑब्वियसली बात है कंप्लीट हुआ 7 पे, लेकिन मेन मेमोरी में आया ही 1 यूनिट पे था, तो ऑब्वियसली बात है उसने स्पेंड किया है 6 यूनिट इन दी मेन मेमोरी, तो एग्जीक्यूट करने के लिए उसने स्पेंड किया है 6 यूनिट। तो टर्न अराउंड टाइम के लिए लेकिन आपको सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है, एक फॉर्मूला लगाना है, एंड यू विल बी एबल टू कैलकुलेट दिस टर्न अराउंड टाइम। अब टर्न अराउंड टाइम के बाद नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे वेटिंग टाइम। अब वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था। तो वेटिंग टाइम क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो वेटिंग टाइम के लिए हम कैलकुलेट करेंगे टर्न अराउंड टाइम और बर्स्ट टाइम को, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे सिंपल मैथमेटिक्स से, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट दिस वेटिंग टाइम। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। वेटिंग टाइम फॉर P1 प्रोसेस, P1 प्रोसेस की अगर हम बात करें उसका टर्न अराउंड टाइम है 4 और बर्स्ट टाइम है 4, तो उसने वेट नहीं किया, उसका वेटिंग टाइम हो गया 0। ठीक है, उसने 4 यूनिट ऑफ टाइम मेन मेमोरी में स्पेंड किया और उसको बर्स्ट टाइम भी है 4, मीन 4 यूनिट के लिए वो CPU पे रहा, तो इसका मतलब ऑब्वियस है उसने कुछ वेट नहीं किया। अगर हम बात करें फॉर P2 प्रोसेस, P2 प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम है 6 और उसका बर्स्ट टाइम है 3, तो 6 माइनस 3 दैट मीन्स उसका वेटिंग टाइम रहा 3। अब हम बात करेंगे P3 के लिए, P3 का अगर आप देखें टर्न अराउंड टाइम है 6 और बर्स्ट टाइम है 1, तो उसने वेट किया फॉर 5 यूनिट ऑफ टाइम। P4 के लिए बात करें, P4 का टर्न अराउंड टाइम है 7 और बर्स्ट टाइम है 2, तो उसका वेटिंग टाइम हो गया 5। ऐसी लास्ट P5 के लिए बात करें, P5 का टर्न अराउंड टाइम है 11 और उसका बर्स्ट टाइम है 5, तो दैट मीन्स उसका वेटिंग टाइम हो गया 6। तो दैट इज द वेटिंग टाइम ऑफ एवरी प्रोसेस। और अगर आप गैंट चार्ट से भी इसको देखना चाहें तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं देखूं गैंट चार्ट में P1 प्रोसेस 0 यूनिट पे आया था और 0 पे ही चल लिया, तो दैट मीन्स उसका वेटिंग टाइम क्या हो गया 0। तो यही हम वेरीफाई कर सकते हैं, टेबल में भी वेटिंग टाइम क्या आ रहा है 0। अब अगर P2 प्रोसेस की बात करें, P2 प्रोसेस का गैंट चार्ट में आप देख सकते हैं वो 4 यूनिट ऑफ टाइम पे एलोकेट हुआ था, उसको CPU मिला 4 यूनिट ऑफ टाइम पे और वो अराइव हुआ था 1 यूनिट ऑफ टाइम पे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल ये है कि उसने 3 यूनिट ऑफ द टाइम वेट किया, क्योंकि उसे CPU मिला 4 पे लेकिन वो अराइव हुआ था 1 पे, तो उसका मतलब 3 यूनिट ऑफ द टाइम उसने सिर्फ वेट किया। तो यहाँ पे अगर आप टेबल में भी वेरीफाई कर सकते हैं, वेटिंग टाइम क्या आ जाएगा उसका 3। तो अब हमारे को क्या निकालना है, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम का एवरेज निकालना है। तो एवरेज करने के लिए सबसे पहले हम इनका सम करते हैं। आप इजीली सम कर सकते हैं टर्न अराउंड टाइम का और वेटिंग टाइम का। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं सम ऑफ टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टर्न अराउंड टाइम का अगर आप सम निकालोगे तो वो आ रहा है 34 और वेटिंग टाइम का सम निकालोगे तो आ रहा है 19। तो अब हम सम निकाल देंगे टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम का। आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, टर्न अराउंड टाइम का सम आ रहा है 34 और वेटिंग टाइम का सम आ रहा है 19। तो अब हम इनका एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज सिंपली कैसे निकालते हैं, सम करके डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो एवरेज को हम कैलकुलेट करते हैं, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम का, तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करता है, टर्न अराउंड टाइम का सम आ रहा है 34 एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ प्रोसेसेस, यहाँ पे कितने 5, 6.8। तो 6.8 इज योर टर्न अराउंड टाइम का एवरेज। ऐसी नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए वेटिंग टाइम का अगर आप सम देखेंगे, वेटिंग टाइम का सम है 19 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने हैं 5। तो 19 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो विल गेट 3.8। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ रहा है 6.8 और एवरेज वेटिंग टाइम आ रहा है 3.8 अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम। और अगर आप ये बात करें कि बेसिक शेड्यूलिंग का एम क्या रहता है, बेसिक शेड्यूलिंग का एम ये है कि आपको टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम को कम करना है। ऑब्वियसली बात है आप चाहते हैं
कि आपके प्रोसेसेस कम से कम देर वेट करेंगे और कम से कम देर उन्हें लगे एग्जीक्यूशन के लिए। तो यू हैव टू मिनिमाइज द टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम, जो भी टाइम होता है हमें जर्नली उसको कम रखना होता है। तो हमने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देखा है जिसको हमने FCFS के थ्रू सॉल्व किया है।